नमस्कार किसान भाइयों बहनों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। कृषि दर्शन कार्यक्रम में हमेशा ही हम आपके लिए लेकर आते हैं कृषि जगत से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां, और आज इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कुछ अहम जानकारियां हम आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले आपको बता दें, आपको लेकर चलेंगे हम कृषक जागरूकता कार्यक्रम में। फिर मुलाकात करवाएंगे एक सफल मधुमक्खी पालक दिनेश कुमार राणा से, और साथ ही साथ मुलाकात करवाने वाले हैं हम आपसे दो किसान शेख भाइयों से जो वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाए हैं और अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। साथ ही आपको बताएंगे हम मोबाइल ऐप के बारे में भी। तो फिर आइए आज के हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम का शुभ आरंभ करते हैं हमारे पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान के साथ। किसान भाइयों बहनों, हमारा देश बासमती चावल के उत्पादन में काफ़ी अच्छे स्तर पर है, और विश्व स्तर की अगर हम बात करते हैं तो अग्रणी निर्यातक भी है। हमारे देश में इसकी जो खेती है खासतौर पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और साथ ही साथ उत्तराखंड में भी की जाती है। बता दें, हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा दरियापुर गाँव में एक कृषक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य यही है कि इस क्षेत्र के किसानों को बासमती उत्पादन के बारे में और भी ज्यादा जागरूक किया जा सके, ताकि वो वैज्ञानिकों की सलाह के अनुसार इसके उत्पादन को और भी ज्यादा बढ़ाएं। आइए क्या कुछ खास रहा इस कार्यक्रम में, दिखाते हैं आपको। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमने अपने किसान भाइयों को जो बासमती धान की खेती में लगे हुए हैं, किस प्रकार से अपनी धान फसल का बासमती धान फसल का प्रबंधन करना है, कौन कौन से उसमें प्रमुख कीड़े लगते हैं, बीमारियां लगती हैं, उनमें कौन कौन से पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, कीटनाशकों का इस्तेमाल कर सकते हैं, फफूंदनाशी का, ताकि इन सब के अवशेष हमारे जो बासमती धान का निर्यात होता है उसमें इनके मात्राएं उस निश्चित मात्रा में रहें जितनी अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुरूप होनी चाहिए। इस अवसर पे जो हमारे बासमती धान उत्पादक किसान थे, उनके बीच में हमारे 4 वैज्ञानिकों द्वारा डॉक्टर युद्धवीर सिंह जी, डॉक्टर विष्णु माया, डॉक्टर चंदू सिंह और डॉक्टर सचिन के द्वारा किसानों को बासमती धान में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न प्रकार के कीटनाशकों, फफूंदनाशियों का फसल की अवस्था एवं कीड़े एवं रोग की उपस्थिति के अनुरूप इस्तेमाल करने की सिफारिश की, ताकि हमारे देश से होने वाले बासमती धान के निर्यात में सतत एवं आगे वृद्धि होती रहे और हमारे देश का वर्चस्व विश्व बाज़ार में बासमती धान का बना रहे। इस दिशा में ये हमारे प्रयास संस्थान के रहे हैं, और इसके लिए मैं एपिडा का जो संस्था है, बासमती धान के एक्सपोर्ट फाउंडेशन का, विशेष रूप से डीडी के शर्मा जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं
कि आपने इस कार्यक्रम को दिल्ली क्षेत्र के अंतर्गत आयोजित करने का अवसर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा को दिया। बासमती चावल भारत की शान है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत को एक अलग पहचान दिलवाता है। आज हमारे देश से लगभग 35,000 करोड़ रुपए का बासमती चावल का निर्यात होता है, जिससे कि विदेशों में, खाड़ी के देशों में भी जाता है और यूरोपियन देशों में भी चावल का निर्यात हमारे यहाँ से किया जा रहा है। इस निर्यात को और बढ़ाने के लिए निर्यात में जो बाधाएँ हैं, उसमें जो प्रमुख बाधा है कि धान जो हमारा चावल है उसमें कुछ खास रसायनों के अवशेष होने की वजह से हम अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में अपनी पहचान को और आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम किसानों को जागरूक करें कि बासमती धान का उत्पादन किस प्रकार से करना है, जिससे हम जो चावल पैदा करेंगे उसमें रसायनों का अवशेष कम से कम हो और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में हमारे चावल को एक अलग पहचान मिले और हमारे चावल का अधिक से अधिक निर्यात हो। जब अधिक चावल का निर्यात होगा तो हमारे देश के किसानों को अधिक मूल्य मिलेगा और जब अधिक मूल्य मिलेगा तो किसानों के अंदर खुशहाली आएगी। तो आज ये प्रोग्राम का आयोजित किया जा रहा है दरियापुर गांव के अंदर, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम अपने बासमती उत्पादकों को ये बताएं कि कौन सी किस्म का प्रयोग करना है, किस तरह से बीज को उपचार करना है, कैसे प्योर तैयार करनी है, बीमारी, कीट, खरपतवार, इनका सब का प्रबंध किस प्रकार से करना है, जिससे कि हमारे चावल में किसी भी रसायन का अवशेष ना रहे और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में हमारे चावल की, खासकर बासमती चावल की और अधिक मांग बढ़े। तो ये एक जागरूकता शिविर है जिसमें किसानों को जानकारी दी गई है कि वो कौन कौन सी किस्में लगा सकते हैं और साथ साथ में हमारा जो प्रबंध है उत्पादन का वो हमें किस प्रकार से करना है, जिससे कि हम बासमती चावल के अंदर अपने निर्यात को और अधिक बढ़ा पाएँ। जैविक खेती को सही में कहें तो जीवों के लिए जीवाणुओं द्वारा प्राकृतिक घटकों की सहायता से की जाने वाली जीवनदायिनी कृषि को ही जैविक खेती कहते हैं। हमने जो अपनी ज़मीन से सूक्ष्म जीवाणुओं को केमिकल डाल के और उसको जो नष्ट कर दिया, दोबारा से हमने उसको उसमें पनपाना पड़ेगा और जो है उसमें कार्बन बढ़ाना पड़ेगा। धरती बलवान होगी तभी किसान धनवान होगा।
इसी के साथ किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं हमारे सफल किसानों से। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें, तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है कृषि स्टार्टअप सेगमेंट का। शहद बहुत सारे औषधीय गुणों से भरपूर होता है और यही कारण है कि इसकी मांग और इससे बने उत्पादों की मांग बाजार में लगातार अच्छी बनी रहती है और इसी वजह से हमारे ज़्यादा से ज़्यादा किसान मधुमक्खी पालन से जुड़ रहे हैं और अच्छा लाभ भी अर्जित कर रहे हैं। यही कुछ कर दिखाया है हमारे आज के सफल किसान ने। इनका नाम है दिनेश कुमार राणा। बता दें आपको कि ये मधुमक्खी पालन कर रहे हैं और अच्छी आमदनी भी अर्जित कर रहे हैं। तो फिर आइए जानते हैं खेती किसानी से मधुमक्खी पालन तक का इनका सफर कैसा रहा, इन्हीं की जुबानी। हमने अपना ग्रेजुएशन के समय पढ़ते समय ही हमने बी कीपिंग शुरू किया 97 में। हमने 10 कॉलोनी से शुरू किया और धीरे धीरे बढ़ा के वो हम 2000 बी हाइव 2000 मधुमक्खी की कॉलोनी अब हमारे पास है, जिसमें हमने इटालियन एपिस मेलिफेरा प्रजाति को मधुमक्खी पालन के लिए अपनाया, जिसकी अन्य प्रजाति के मुकाबले प्रोडक्शन, हनी प्रोडक्शन, पोलन कलेक्शन ये बहुत ज़्यादा है। और जहां हम अपने लिए शहद का उत्पादन करते हैं, मधुमक्खी पालन से पोलन का उत्पादन करते हैं, वहीं किसान को पोलिनेशन के माध्यम से उनकी फसलों के उत्पादन में भी वृद्धि होती है। ये सब सोच के हमने पढ़ते टाइम ही ये बी कीपिंग शुरू किया था। बागपत उत्तर प्रदेश से शुरू किया
बल्कि हमारे क्षेत्र में गन्ना का उपज ज़्यादा होती है, शुगर कैन ज़्यादा होता है। विपरीत परिस्थिति होते हुए भी हमने वहाँ पर मधुमक्खी पालन का उत्पादन शुरू किया और माइग्रेटेड बी कीपिंग शुरू किया, जिससे कि हमको ज़्यादा मात्रा में शहद का उत्पादन मिल सके, क्योंकि गन्ने से न नेक्टर मिलता न पोलन मिलता। हमने उसी प्रकार से दूसरे स्टेट में जाके ये जगह खोजी कि जहाँ पे पोलन की मात्रा ज़्यादा हो, जहाँ शहद की मात्रा, नेक्टर की मात्रा हमें ज़्यादा मिल सके। देखिए, सबसे पहले तो किसान भाई को मधुमक्खी का प्रशिक्षण लेना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे किसान को देख के अगर हम शुरू करते हैं और प्रशिक्षण हमने नहीं लिया तो हम उस मधुमक्खी पालन में फेल हो जाते हैं। सबसे पहले हमें प्रशिक्षण लेना चाहिए, जो नेशनल बी बोर्ड से या कृषि विज्ञान केंद्र से या जिला उद्योग से या हॉर्टिकल्चर विभाग से प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं। 7 दिन का ऐसा प्रशिक्षण कार्यक्रम होता है। उसके बाद फिर हम उसको लगभग 50 कॉलोनी से शुरू कर सकते हैं। हमारे देश में खेती के क्षेत्र में अब नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। हमारे किसान अब केवल खेतों तक ही नहीं, खेती तक ही नहीं, बल्कि अन्य विकल्पों को भी अपना रहे हैं, अपनी पहुंच इस ओर बढ़ा रहे हैं। आपकी मुलाकात करवाएंगे आज हम पुलवामा के 2 किसान भाइयों से। जी हाँ, इन्होंने वर्मी कंपोस्ट यूनिट तैयार किया है, बायो फर्टिलाइजर्स तैयार कर रहे हैं, जिससे अपनी लागत में भी कमी ला रहे हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि अन्य लोगों को ये रोजगार भी प्रदान कर रहे हैं। और इनकी इसी सफलता का बयान किया है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी। आइए इसके बारे में विस्तार से जानकारी हासिल करते हैं। साथियों, पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर खेती में हो रहे नए प्रयोग, नए विकल्प लगातार स्वरोजगार के नए साधन बना रहे हैं। पुलवामा के 2 भाइयों की कहानी भी इसी का एक उदाहरण है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में बिलाल अहमद शेख और मुनीर अहमद शेख ने जिस प्रकार अपने लिए नए रास्ते तलाशे, वो न्यू इंडिया की एक मिसाल है। 39 साल के बिलाल अहमद जी हाईली क्वालिफाइड है। उन्होंने कई डिग्रियां हासिल कर रखी है। अपनी उच्च शिक्षा से जुड़े अनुभवों का इस्तेमाल आज वो कृषि में खुद का स्टार्टअप बनाकर कर रहे हैं। बिलाल जी ने अपने घर पर ही वर्मी कंपोस्टिंग की यूनिट लगाई है। इस यूनिट से तैयार होने वाले बायो फर्टिलाइजर से न केवल खेती में काफी लाभ हुआ है, बल्कि यह लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी लेकर आया है। हर साल इन भाइयों की यूनिट से किसानों को करीब 3000 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट मिल रहा है। आज उनकी इस वर्मी कंपोस्टिंग यूनिट में 15 लोग काम भी कर रहे हैं। उनकी इस यूनिट को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और उनमें ज्यादातर ऐसे युवा होते हैं जो कृषि क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं। पुलवामा के शेख भाइयों ने जॉब सीकर बनने की जगह जॉब क्रिएटर बनने का संकल्प लिया और आज वो जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि देश भर के लोगों को नई राह दिखा रहे हैं। इसके साथ किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो।
क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। किसान ब्रह्मांड में होने वाली समस्त घटनाएं महाप्रलय का ही संकेत दे रही हैं। अब हम सब प्रथम पूज्य श्री महागणेश के हृदय प्रदेश में रहकर मनवंतर की इस महाप्रलय के साक्षी बने। प्रथम पूज्य श्री महागणेश की। शिलोंग हॉलिडे होम सिर्फ एक बिजनेस ही नहीं बल्कि एक फैमिली भी है। हम सब एक फैमिली की तरह रहते हैं, अंडरस्टैंड? शिलोंग हॉलिडे होम, शिलोंग हॉलिडे होम। इस वक्त मुझे ना बहुत घबराहट सी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि बस ये सब कुछ खत्म होने वाला है। शिलोंग हॉलिडे होम, शिलोंग हॉलिडे होम। जिस खानदान में ब्याह कर आई हो उस खानदान की औरतें माँ नहीं बन सकती। अगर 15 महीने के अंदर मेरी बहू माँ नहीं बन सकती तो मैं इस गांव को ये मुखिया का पद छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊँ। मैं माँ नहीं बनना चाहती। ना रहेगा खिलाड़ी, ना बिछेगी बिसा। तोरा मन दर्पण कहलाए। टीवी के साथ बदलते भारत की शान।